ऐतिहासिक श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, प्रोफेसर स्वामीनाथन महान व्यक्ति थे। महिलाओं ने पीएम की मूर्ति को बांधी राखी। पीएम मोदी की लंबी उम्र की दुआएं। मोदी प्रतिमा को राखी बांधकर सम्मान। सीएम योगी करेंगे आज कैबिनेट बैठक। लोक भवन में सीएम की कैबिनेट बैठक। बैठक से पहले अफसरों संग मंथन। सीएम नायब सिंह सैनी का आज रहेगा व्यस्त दिन। 11 बजे जिला अस्पतालों को लेकर बैठक। 12 बजे संकल्प पत्र को लेकर बैठक। लाडली बहनों को रक्षाबंधन उपहार। 1.26 करोड़ महिलाओं को मिलेगा लाभ। सीधे खातों में ट्रांसफर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन के योगदान को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक श्रद्धांजलि दी। सीएम के आईसीआर पुरसा में पीएम मोदी ने शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वामीनाथन को बता दें कि समर्पित स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ व्यक्तिगत ऐसे होते हैं जिनका योगदान किसी एक कालखंड तक सीमित नहीं रहा, और इसके साथ ही बता दें कि प्रोफेसर ऐसे ही महान व्यक्ति थे जो मां भारती के सपूत थे। कई वर्षों पुराना था। गुजरात की पहले की स्थितियां बहुत लोगों को पता है। पहले वहां सूखे और चक्रवात की वजह से कृषि पर काफी संकट रहता था। कच्छ का रेगिस्तान बढ़ता चला जा रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री था तो उसी दौरान हमने सॉइल हेल्थ कार्ड योजना पर काम शुरू किया। मुझे याद है प्रोफेसर स्वामीनाथन ने उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने खुले दिल से हमें सुझाव दिया, हमारा मार्गदर्शन किया। उनके योगदान से इस पहल को जबरदस्त सफलता भी मिली। नेशनल हैंडलूम डे भी है। पिछले 10 सालों में हैंडलूम सेक्टर को देश भर में नई पहचान और ताकत मिली है। मैं आप सभी को हैंडलूम सेक्टर से जुड़े लोगों को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, डॉक्टर कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका योगदान किसी एक कालखंड तक सीमित नहीं रहता, किसी एक भूभाग तक सीमित नहीं रहता। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ऐसे ही महान वैज्ञानिक थे, मां भारती के सपूत थे। उन्होंने विज्ञान को जन सेवा का माध्यम बनाया। देश की खाद्य सुरक्षा को, फूड सिक्योरिटी को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उन्होंने वो चेतना जागृत की जो आने वाली कई सदियों तक भारत की नीतियां और प्राथमिकताओं को दिशा देती रहेगी। मैं आप सभी को स्वामीनाथन जन्म शताब्दी समारोह की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, उनसे हुई हर मुलाकात मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होती थी। उन्होंने एक बार कहा था,
साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी बट डिलीवरी। और उन्होंने इसे अपने कार्यों से सिद्ध किया। वो केवल रिसर्च नहीं करते थे, बल्कि खेती के तौर तरीके बदलने के लिए किसानों को प्रेरित भी करते थे। आज भी भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में उनकी अप्रोच, उनके विचार हर तरफ नजर आते हैं। वो सही मायने में मां भारती के रत्न थे। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि डॉक्टर स्वामीनाथन को हमारी सरकार में भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। पंजाब के अमृतसर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। रक्षाबंधन मिलन समारोह के दौरान महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा को राखी बांधी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और उन्होंने देश की सुरक्षा, एकता और प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। कार्यक्रम को देशभक्ति और सामाजिक एकता के प्रतीक के रूप में पेश किया गया। आयोजकों का कहना है कि यह राखी एक विश्वास का प्रतीक है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाता है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी आज करेंगे कैबिनेट बैठक। लोक भवन में सीएम करेंगे बैठक और इसके साथ ही बैठक से पहले अफसरों संग मंथन जारी है। मंडलीय दौरों के फीडबैक पर चर्चा और इसके साथ ही छात्रवृत्ति योजना पर लग सकती है मोहर। बाढ़ राहत कार्य पर होगी समीक्षा। सबकी बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां आज लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हो रही है। बैठक से पहले सीएम अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों संग अलग से चर्चा करेंगे। सीएम अपने मंडलीय दौरे के फीडबैक को लेकर अफसरों से चर्चा करेंगे और शासन की योजनाओं से जमीनी स्थिति को समझेंगे। कैबिनेट बैठक में 1 दर्जन से अधिक अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। छात्रवृत्ति योजना, बाल वाटिका खोलने का प्रस्ताव और बता दें कि रिपोर्ट को विधानमंडल में रखने की स्वीकृति शामिल है। कैबिनेट के बाद सीएम मंत्री के साथ भी बैठक करेंगे, जहां वे बाढ़ और राहत कार्यों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज कैबिनेट बैठक करेंगे। लोक भवन में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और इसके साथ ही बैठक से पहले अफसरों संग मंथन भी, और इसके साथ ही बता दें कि बैठक में बाढ़ और राहत कार्यों की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा करेंगे। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है, कैबिनेट बैठक होगी? देखिए, 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं वो आज यूपी कैबिनेट में पास हो सकते हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक पेंशन योजना, माफ करिएगा, स्कॉलरशिप योजना उत्तर प्रदेश सरकार शुरू करने जा रही, जिसमें मेधावी छात्रों को उनको आर्थिक स्थिति के अनुसार और उनकी जो जितनी पढ़ाई की क्वालिफिकेशन है और जिस तरीके से मेधावी छात्र हैं उस हिसाब से उनको जो स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी विद्यालयों का विलय हुआ है और कई स्कूल्स ऐसे भी रहे हैं इस पूरे मामले में जिनको खाली कराया गया है, तो वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो छात्र हैं जो जिनकी आयु 3 से 6 वर्ष है, यानी कि जो शिशु आयु के अंदर में आते हैं, तो उनके लिए एक पार्क का निर्माण का प्रस्ताव भी इस पूरे कैबिनेट में पास हो सकता है, जिसमें उन सभी को जिस तरीके से बुनियादी जो मजबूती है बच्चों की, छात्रों की, कि उनको बुनियादी तौर पर मजबूत किया जाए। जिस तरीके से प्ले ग्रुप का एक कॉन्सेप्ट प्राइवेट स्कूल्स में है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार भी सरकारी तौर से उसको लागू करने जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो बुनियादी जो योजनाएं हैं, बच्चों की बुनियादी जो मजबूती है वो उनको मिल सके। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, आयुष्मान कार्ड में भी सुविधाओं में विस्तार हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी विस्तार हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सब अहम प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है। कृषि और ग्रामीण विकास में भी कहीं ना कहीं मंजूरी मिल सकती है कई प्रस्तावों को। औद्योगिक विकास की बात की जाए तो नीतियों में संशोधन और परियोजनाओं को भी मंजूरी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं वर्षा ये सब तमाम ऐसे 12 से अधिक बिंदु हैं जिन पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी और कैबिनेट में चर्चा होने के बाद उस पर मंजूरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मिलेगी। जी
अमन, जिस तरह से लगातार मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर ली है, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना हो रहा है, तो बैठक में किस तरह के जरूरी दिशा निर्देश देखने को मिल सकते हैं जिससे लोगों को राहत मिल सके? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से जब बाढ़ का सीजन आने वाला था, यानी कि जून और जुलाई का मंथ आने वाला था, तो उससे पहले मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के सिंचाई विभाग की बात की जाए, चाहे राहत आयुक्त कार्यालय की बात की जाए, तो तमाम विभागों विभागाध्यक्ष समेत जो कई अधिकारी थे उनके साथ चर्चा की थी और सख्त निर्देश भी दिए थे कि बाढ़ प्रभावित जितने भी इलाके हैं उन पर लगातार मॉनिटरिंग की जाए और कम से कम जनहानि के लिए निर्देश भी दिए थे कि जनहानि की स्थिति जहां पर पूर्व में हुई है उस पर ज्यादा फोकस किया जाए और जनहानि और पशु हानि यानी कि जो उनकी फसल है और जनहानि उस पे कम से कम जो आंकड़े निकले। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर मुख्यमंत्री का ये सख्त निर्देश रहा है और अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे कि सभी तौर से मॉनिटरिंग की जाए, डेली रिपोर्ट दी जाए कि किस तरीके का आउटपुट रहा है और कहाँ कहाँ ज्यादा बाढ़ की समस्याएं हो रही हैं, किस तरीके से कौन कौन से नदियां उफान पर हैं, कितना जलस्तर बढ़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने जून माह में 15 जून को डेडलाइन दी थी और सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभागों में भी काम किया था। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हर बार की ये समस्या रही है कि बाढ़ की समस्या उत्तर प्रदेश में लगातार बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं इस बार की जो बाढ़ है वो बारिश है वो ज्यादा हुई है, लेकिन जिस हिसाब से जनहानि की संभावना थी वो उस हिसाब से अभी तक दिखाई नहीं दे रही। जी, शुक्रिया से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी का संबल दौरा है आज और इसके साथ ही 540 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। 8 नई परियोजना का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी और 113 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संबल के दौरे पर रहेंगे, जहां वो जिले के 540 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री 108 नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जबकि 113 पूरी हो चुकी योजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। संबल जिला मुख्यालय भवन के शिलान्यास का भी कार्यक्रम तय है। सीएम के इस दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संबल के दौरे पर रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे और इसके साथ ही बड़ी सौगात आज संबल वासियों को मिलने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर संबल से है, जहां बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज संबल का दौरा है। तमाम तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, रूट्स को डाइवर्ट किया गया है और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही भवनों का भी लोकार्पण किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ आज संबल के दौरे पर रहेंगे, जिसकी तमाम व्यवस्था की गई है, तैयारियां की गई हैं और इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी परेशानी आमजन को भी ना हो और दौरे के दौरान भी ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी आज का उनका बता दें कि व्यस्त दिन रहेगा। 11 बजे जिला अस्पतालों को लेकर बैठक करेंगे, 12 बजे संकल्प पत्र को लेकर बैठक होगी, 3 बजे बीजेपी प्रवक्ताओं संग बैठक करेंगे नायब सिंह सैनी। हरियाणा निवास में होगी सभी बैठकें। इस वक्त की बड़ी खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज चंडीगढ़ से बेहद व्यस्त शेड्यूल में नजर आएंगे। सीएम सुबह 11 बजे प्रदेश के जिला अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे संकल्प पत्र को लेकर रणनीति तय करने के लिए एक और बड़ी बैठक होगी। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री भाजपा प्रवक्ताओं के साथ भी मंथन करेंगे। सीएम की सभी बैठकें चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में आयोजित होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी का आज व्यस्त दिन रहेगा। 11 बजे जिला अस्पतालों को लेकर बैठक करेंगे, 12 बजे संकल्प पत्र को लेकर बैठक होगी, तमाम मंथन होगा और इसके साथ ही बता दें कि सभी बैठकें हरियाणा निवास में आयोजित होंगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं और तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी इन बैठकों में देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज काफी व्यस्त दिन रहेगा और इसके साथ ही बता दें कि तमाम बैठकें की जाएंगी। बैठकों की अध्यक्षता करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी और इसके साथ ही बता दें कि सभी बैठकें हरियाणा निवास में आयोजित होंगी और जिसमें तमाम जरूरी दिशा निर्देश देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें उनके शेड्यूल की, तो बता दें कि 11 बजे जिला अस्पतालों को लेकर बैठक करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी और 12 बजे संकल्प पत्र को लेकर बैठक होगी और इसके साथ ही ये सभी बैठकें हरियाणा निवास में आयोजित होंगी।
इस वक्त की बड़ी खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज का व्यस्त दिन रहेगा। 11 बजे जिला अस्पतालों को लेकर बैठक करेंगे सीएम और 12 बजे संकल्प पत्र को लेकर बैठक करेंगे, जहां रणनीति और तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और इसके साथ ही बता दें कि ये सभी बैठकें हरियाणा निवास में आयोजित होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज दिन काफी ज्यादा व्यस्त रहेगा। तमाम बैठकें करेंगे और बैठक के दौरान बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि सभी बैठकें हरियाणा निवास में आयोजित होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज बैठक करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि 11 बजे जिला अस्पतालों को लेकर बैठक करेंगे और 12 बजे संकल्प पत्र को लेकर बैठक करेंगे, जहां तमाम रणनीति और तमाम जरूरी दिशा निर्देश देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ये सभी बैठकें हरियाणा निवास में आयोजित होगी। मध्य प्रदेश की बहनों को रक्षाबंधन से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 7 अगस्त को राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 1.26 करोड़ महिलाओं के खातों में बता दें कि ट्रांसफर पैसे करेंगे। इसके साथ ही इस बार हर लाभार्थी को बता दें कि 1250 की नियमित किस्त के साथ रक्षाबंधन उपहार के तौर पर 250 अतिरिक्त दिए जाएंगे, यानी कि कुल बता दें कि 1500 की राशि हर बहना के खाते में सीधे पहुंचेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय और जनसंपर्क विभाग के मुताबिक ये ट्रांसफर रक्षाबंधन से पहले बहनों की आर्थिक संबल और मजबूती को प्रदान करने के उद्देश्य से किए जाएंगी। इसके साथ ही बता दें कि लाडली बहनों को रक्षाबंधन का उपहार मिलने जा रहा है, जहां डॉक्टर मोहन यादव बता दें कि बड़ा उपहार देने जा रहे हैं। 1.26 करोड़ महिलाओं को मिलेगा लाभ। और इसके साथ ही बता दें कि खातों में पैसे सीधा ट्रांसफर होंगे, जिसको लेकर बता दें कि रक्षाबंधन से पहले यह राशियां ट्रांसफर की जाएंगी, जिससे कि महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम, एक बड़ी पहल और एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण कार्यक्रम चल रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यशाला में अभियंताओं को नए तकनीकी मानकों, मापदंडों और गुणवत्ता नियंत्रण की बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने अभियंताओं को संबोधित करते हुए कहा कि तेजी से बदलती तकनीकों और अनुसंसाधनों के बीच इंजीनियरों को अपडेट रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित सामान और मानकों का पालन अनिवार्य है। इस कार्यक्रम में देश भर के विशेषज्ञ अलग अलग सूत्रों में सिविल और इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में प्रयुक्त सामान और निर्माण तकनीकों के मानकों की जानकारी दे रहे हैं। उत्तरकाशी के दराली क्षेत्र में आपदा राहत अभियान का जायजा लेने आज सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सीएम ने राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। सीएम ने हेली रेस्क्यू और प्रभावी बनाने, सड़कों की बहाली, बिजली संचार और खाद्य आपूर्ति पर कार्रवाई के निर्देश दिए। 24 घंटे जुटी राहत टीमों को साहस और समर्पण को बता दें कि सीएम धामी ने अनुकरणीय बताया। इसके साथ ही सीएम धामी ने बता दी कि जायजा लिया, धराली राहत कार्यों की समीक्षा भी की और तमाम जानकारी उन्होंने लिया। और इसके साथ ही बता दें कि काफी ज्यादा कार्यों को लेकर उन्होंने सराहनीय चीज बताई। इसके साथ ही बता दें कि सीएम धामी ने तमाम राहत कार्यों की जायजा लिया और इसके साथ ही धराली राहत कार्यों की समीक्षा भी की और इसके साथ ही तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता आशीष डोभाल का। आशीष, क्या कुछ जानकारी है? वर्षा सुबह से जहाँ धराली है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी तक 10 बजे तक की बात करूँ तो 70 से ज़्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी के जो वहाँ पर जवान हैं, जो अधिकारी वहाँ पर रेस्क्यू में लगे हैं, उनसे मुलाकात की। और मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं उत्तरकाशी में जो कलेक्ट्रेट में कमांडिंग सेंटर बनाया गया है, जो वहाँ से निगरानी कर रहे हैं, बराबर जो बचाव दल है उनको लेकर
रेस्क्यू अभियान के अपडेट ले रहे हैं और अभी जो यात्री वहाँ से निकाले गए हैं वो जगह जगह से उनको वापस भेजा जा रहा है। मातली हेलीपैड वहाँ से लाया जा रहा है और उसके बाद वहाँ से जो है वो अपने अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आशीष, राहत बचाव कार्यों को लेकर और क्या कुछ तमाम जरूरी दिशा निर्देश सीएम धामी की तरफ से देखने को मिले? बिल्कुल, मुख्यमंत्री धामी हो चाहे केंद्र सरकार हो, मिलजुल कर यहाँ पर काम किया जा रहा है और जो उन्होंने TRF, NDRF और आर्मी के जवानों को तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर कल वहाँ पर पास के ही गांव में भी पहुंचे थे हेली सेवा से। हालांकि धराली आपदा की जगह वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर की है। एक बार हेली उनका जो है जाने से जो है वो मौसम के कारण नहीं जा पाया था, फिर दोबारा दिन में जो है वहाँ पर वो पहुंचे थे और कहीं ना कहीं रेस्क्यू और जो घायल लोग हैं उनको जो है एम्स और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई यात्री जो वहाँ से आ रहे हैं वो अपने अनुभव से साझा कर रहे हैं कि उनको सभी सुविधाएं सरकार और आर्मी की तरफ से प्रदान की गई है और राहत और बचाव कैंप वहाँ पर लगाए गए हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी अलग अलग जो जिनके घर बिल्कुल डूब चुके हैं या जिनके थोड़ा बचे हैं उनको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से धराली क्षेत्र के पास बादल फटने और भूस्खलन के हादसे के बाद राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। कई लोग पहाड़ी इलाकों में फंस गए थे जिन्हें सेना और राहत एजेंसियों की मदद से मालती हेलीपैड तक लाया गया। सेना, NDRF, ITBP, SGRF, उत्तराखंड पुलिस और स्थानीय प्रशासन दिन रात एक करके राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं। राज्य सरकार राहत और बचाव कार्यों की पल पल की निगरानी कर रही है। सीएम धामी ने साफ कहा है कि प्राथमिकता हर एक फंसे नागरिक को सुरक्षित निकालना है। वहीं प्रशासन ने गंगोत्री हाईवे को खोलने के लिए भारी मशीनरी मौके पर तैनात की है। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद हालात किस कदर खतरनाक है इसका अंदाजा इन ड्रोन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। यह दृश्य है भटवारी से धराली के रास्ते का, जहां सड़कों का नामो निशान तक मिट गया है। जगह जगह पहाड़ टूटकर रास्तों पर आ गिरे हैं, पुल बह गए हैं और मलबे ने रास्तों को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया है। राहत और बचाव टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षित पहुंच और ऐसे में सेना, NDRF और SGRF की टीमों ने हेली सेवा और वैकल्पिक रास्तों से फंसे लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि यह भटवारी धराली मार्ग को दोबारा चालू करने में वक्त लगेगा, तब तक पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ गंगा यमुना का बढ़ता जलस्तर चिंता बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ बाढ़ उतरने के बाद मलबे की नई चुनौतियां सामने आई हैं। हापुड़ के ब्रिजघाट पर गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे घाटों पर खतरा मंडरा रहा है और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मथुरा के वृंदावन में यमुना का पानी केसी घाट तक पहुंच गया है। कई सीढ़ियां डूब चुकी हैं और निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। उधर प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी उतरने के बाद अब गलियों में मलबा और गंदगी की परतें दिखाई दे रही हैं। साफ सफाई की चुनौती प्रशासन के सामने खड़ी है और हालात सामान्य होने में अभी वक्त लग सकता है। इसके साथ ही बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बनने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है, निगरानी रखी जा रही है। और इसके साथ ही बता दें कि वृंदावन के केसी घाट पर जलभराव साफ देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ गंगा यमुना का बढ़ता जलस्तर अब लोगों में चिंताएं बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ बाढ़ उतरने के बाद मलबे में कई चुनौतियां सामने आई हैं। हापुड़ के ब्रिजघाट पर जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बता दें कि प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मथुरा के वृंदावन घाट पर बता दें कि कई सीढ़ियां डूब चुकी हैं, निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। इसके साथ ही 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रयागराज से है, दूसरी मथुरा से है और तीसरी हापुड़ से है। और तीनों ही तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से सड़कें, घाट और सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। और इसके साथ ही बता दें कि पानी उफान से ऊपर है और इसके साथ ही लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड में है, निगरानी रखी जा रही है, तमाम व्यवस्था की जा रही है, राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं।
देश के मौसम में बदलाव साफ दिखने लगा है। मुंबई के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में रात भर बारिश होती रही, जिसके बाद सुबह घना कोहरा छा गया। धुंध के चलते दृश्यता में कमी आई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पहाड़ी राज्यों में बारिश और मैदानों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। मुंबई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम सुहाना हुआ और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं अगर बात हिमाचल की करें तो हिमाचल में बता दें कि मैदानी इलाकों में भी बूंदाबांदी के असर देखने को मिले हैं। बारिश हुई है, जिसके बाद बता दें कि दृश्य में काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है और इसके साथ ही कोहरा छा रहा, जिसके बाद मौसम विभाग ने बता दें कि मैदानों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शिमला की है, दूसरी मुंबई की है और दोनों ही जगह देखा जा सकता है कि किस तरह से लगातार बारिश हो रही है। और इसके साथ ही अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं शिमला में भी बता दें कि फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।